हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। चलिए हम स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल NSCC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आपके सामने एक ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं जो कि देखा जाए तो एक जूनियर कक्षा के बच्चों से लेकर के सुपीरियर कक्षा तक के बच्चों के लिए फायदेमंद रहने वाला है और ये लगभग सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगा। हमारा कंटेंट का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम, संख्या क्या होता है, सामान्य जीवन में हम कौन कौन सी संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, उसे कैसे परिभाषित करेंगे, ये सब चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेगा। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मिलेगा वो कुछ यूनिक होगा, कुछ अलग होगा, जो सब लोगों से कुछ भिन्न होंगे और इसमें सरल एवं सुगम भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके जेहन में आएगा संख्या। क्या होता है ये संख्या? संख्या किस चीज का नाम है? क्या कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई खाने की चीज है? क्या होता है ये संख्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। संख्या क्या होता है इसे हम परिभाषित करते हैं। बहुत लोग ये भी सोचते हैं क्या संख्या का भी कोई परिभाषा हो सकता है? तो जी हाँ, बेशक हो सकता है। हो सकता है क्या है? देखिए, संख्या क्या है? एक सांकेतिक विचार है। संख्या एक सांकेतिक विचार है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज की मात्रा को दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप, इस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? तो 10, 20, 50, 100 जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। वो बच्चों की संख्या को दर्शाएंगे, यानी बच्चे कितने हैं। 10 तो ये संख्या हुआ, 20 तो ये संख्या हुआ, 50 ये भी एक संख्या हुआ। या मम्मी बोली आपसे, बेटा जाओ बाजार से 5 केजी आलू लेकर आओ, तो 5 केजी 5 ये क्या हुआ? संख्या हुआ। पापा आपको 200 रुपया दिए, बेटा जाओ ये चीज खरीद के लाओ, 200 रुपया, 200 ये क्या हुआ? संख्या हुआ। तो ऐसे भी किसी भी चीज की मात्रा को दर्शाने के लिए जिस सिंबल का उपयोग करते हैं, हम जिस संकेत का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? संख्या होता है। जनरली संख्या तो दो प्रकार के होते हैं। वास्तव में संख्या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। लेकिन सामान्य जीवन में हम जो संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं वो काल्पनिक संख्या नहीं बल्कि वास्तविक संख्या होता है। हम सामान्य तौर पे वास्तविक संख्या का ही इस्तेमाल करते हैं और 10th क्लास तक जो भी आप संख्या पढ़ते हैं सब वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। जैसे बचपन से पढ़े होंगे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संपूर्ण संख्या, ये सब क्या है? तो वास्तविक संख्या है। बारी बारी से हम उसे डिफाइन करते हैं। आप पढ़े हैं, उसमें कुछ नए चीज आपको सीखने को मिलेंगे, जानकारी मिलेगी। चलते हैं संख्या के बाद। अब वास्तविक संख्या के प्रकार में सम संख्या, इवन नंबर। तो ये तो 3, 4 क्लास से ही मिलने लगता है कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। सही बात है, ये गलत नहीं है। जिसमें 2 से भाग दे पूरी पूरी विभाजित हो जाए यानी पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन क्या अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक कोई नंबर लिख देते हैं और वो सम है या नहीं ये जानने के लिए हमें 2 से भाग देना जरूरी है? जी नहीं, 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, उसके यूनिट डिजिट को देखिएगा, अंत में देखिएगा। अंत में अर्थात इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 अथवा 8, यानी वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के अंत में अर्थात इकाई स्थान पर सदैव 0, 2, 4, 6 अथवा 8 इनमें से कोई संख्या, कोई अंक जरूर रहेगा। जैसे 2, 34 है ना, अंत में 4 है, अंत में 8 है, अंत में 0 है। तो ये सब क्या है? सम संख्या है। आशा करते हैं कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे चलते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर। क्या होता है विषम संख्या? तो सम संख्या का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, उल्टा।
सम संख्या में था कि 2 से भागने में पूरी पूरी कट जाती है, और विषम संख्या में कि 2 से भागने में पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। यानी जिस संख्या में 2 से भाग दें और वो पूरी पूरी विभाजित ना हो, कुछ शेष बच जाए, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में भी सेम कंडीशन आप देख के बता सकते हैं। कैसे? तो विषम संख्या के अंत में अर्थात इकाई स्थान पे सदैव 1, 3, 5, 7 अथवा 9 रहता है। जिस भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई डिजिट पे, इकाई स्थान पे देखिएगा कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है अथवा 9 है, तो समझ जाइए वो क्या है? विषम संख्या है। क्लियर? एग्जाम्पल स्वरूप जो भी चीज़ लीजिए, जो भी संख्या लीजिए, लास्ट में देख लीजिए, केवल इकाई स्थान पे देख लीजिए, वो क्या होगा? विषम होगा। इसके बाद चलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सामान्य तौर पे ये कहा जाता है गिनती की समस्त संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती हम कहाँ शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते हैं। कहाँ तक? अनंत, यानी जिसका अंत नहीं होता। तो गिनती की समस्त संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और जिसका अंत कहाँ पे होता है? अनंत पर होता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी इसका अंत ही नहीं होता, केवल ये आपको ध्यान रखना है कि वो प्रारंभ यानी शुरू 1 से होती है, पॉजिटिव वे में कंटिन्यू चलती है और अनंत तक जाती है, वो क्या होता है? प्राकृत संख्या। कितना भी बड़ा संख्या लिख दीजिए, वो एक प्राकृत संख्या होगा, बशर्ते वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। ठीक है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है? इसके बाद चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? तो जो प्राकृत संख्या हमने पढ़ा उसमें सिर्फ क्या करना है? आपको शून्य को इंक्लूड कर देना है, यानी 0 को जोड़ देना है। यानी शून्य के साथ प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है तथा जिसका अंत कहाँ पे होता है? अनंत पे होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ 3 होगा, 3, 4 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। ये क्या होंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। ठीक है? इंग्लिश में इसको होल नंबर कहा जाता है। आगे चलते हैं भाज्य संख्या। इसके 3 नाम है। जैसे होता ना एक व्यक्ति के 2-3 नाम होते हैं, वैसे ही भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या होता है? चलिए देखते हैं। वह संख्या जिसके कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर उसको कटाने वाले हो। 3 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, यानी 2 से ज्यादा। ठीक है? गुणनखंड अर्थात वह एक और अपने सिवा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 25 इत्यादि। जैसे 4 का ही देखते हैं। 4 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी इसके फैक्टर कितने हो गए? 3। कटाने वाले कितने हो गए? 3। 2 से ज़्यादा हो गए। तो कोई भी संख्या देख लीजिए, 2 से ज़्यादा अगर उसके कटाने वाले हो जाते हैं, उसके फैक्टर गुणनखंड यानी अपूर्तक हो जाते हैं, वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। वह एक और अपने सिवा अन्य किसी संख्या से जरूर विभाजित होगी। ठीक है? फैक्टर 2 से ज़्यादा जितना भी हो जाए, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, लाख, करोड़, अरब, खरब, जितना हो जाए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है? सबसे छोटी भाज्य संख्या याद रखिएगा 4 होती है। 4 से छोटा कोई भाज्य संख्या नहीं होता। इसके बाद अभाज्य संख्या, उसी का पड़ोसी है। होता है ना, अगल बगल देखे होंगे, जैसे अगल बगल किसी का 2 नाम 3 नाम होता है। तुम्हारा 2 नाम है तो मेरा भी 2 नाम होगा, तुम्हारा 3 नाम है तो मेरा भी 3 नाम होना चाहिए, और ये एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है। तो अगर भाज्य संख्या का 3 नाम, तो अभाज्य संख्या भी कहता है मेरा कम नहीं होगा, मेरा भी 3 नाम होगा। इसे भी 3 नामों से जाता है, भाज्य संख्या या ऋण संख्या, या इसे प्राथमिक संख्या भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या होता है? तो भाज्य संख्या से थोड़ा सा अलग वह संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, अर्थात वह एक और स्वयं यही 2 संख्या से विभाजित हो, 1 से कटे और अपने आप से कटे। कटाने वाला कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 को फैक्टर होना चाहिए, 1 और अपने आप। इसके अलावा उसे कोई अन्य संख्या न कटा सके, न विभाजित कर सके, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है।
ठीक है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 कितना से कटेगा? 1 से और 2 से। कटाने वाले कितने हो गए? 2। 3 को देखते हैं, 1 से और 3 से। 5 को देखते हैं, 1 से और 5 से। 7 को 1 से और 7। 9 नहीं, 9 नहीं, क्योंकि 9 जो है 1 3 9 ज़्यादा हो गए। फिर देखते हैं 11, 1 से और 11 से। 13, 1 से और 11 से। 17, 1 से और 17 से। 19, 1 से और 19 से। यानी कि वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और अपने से ही सिर्फ विभाजित हो, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर? अभाज्य संख्या को और किन नामों से जाना जाता है? ऋण संख्या या प्राथमिक संख्या। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है संख्या पद्धति में सबसे छोटी ऋण संख्या कौन सी है? तो याद रखना है कौन सी? 2। इसके बाद परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होता है? तो जनरली आदमी कहता है नहीं, जो बाटा में हो। सही बात है। वह संख्या जो या तो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, या फिर उसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक और Q शून्य के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग देख रहे हैं क्या? 2/3, 5/7, -5/8, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है। जैसे हम और भी चीजें इससे संबंध में समझते हैं। वह संख्या जो या तो P बटा Q के रूप में हो, या फिर उसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। एग्जाम्पल से 2/3, ये तो बाटा के रूप में है, लेकिन 5 क्या ये P बटा Q के रूप में है? तो जी हाँ है। क्यों? क्योंकि इसे 5/1 हम लिख सकते हैं। -2, तो -2 को लिख सकते हैं -2/1। तो हम परिभाषा में बताए हैं, या तो P बटा Q के रूप में हो, या फिर उसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी दोनों ऊपर और नीचे। P बटा Q यानी कोई भी परिमेय संख्या इसी रूप फॉर्मेट का होता है, P बाई Q। Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर अंश से मतलब नहीं है, हर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, और नीचे वाला शून्य नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जो P बटा Q के रूप में न हो, या फिर उसे P बटा Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिसको चाहे हम तो बटा यानी P बटा Q के रूप में व्यक्त करना तो संभव न हो। एग्जाम्पल स्वरूप ऐसा होता है √2। अगर √2 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो किसी निश्चित संख्या तक हम नहीं पहुंच पाते। ये इसका जो है वर्गमूल पूरी तरह से हम नहीं निकाल सकते। तो रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकाला जा सके, वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो आपके जेहन में आ गया क्या सर यही सिर्फ स्वरूप होता है अपरिमेय संख्या का? तो जी नहीं, और भी होता है। दशमलव रूप, जैसे आपने पढ़ा होगा 1.10, 100, 100, ऐसे। यानी ये हो कि जैसे दशमलव के बाद किसी संख्या का रिपीटेशन बढ़ते क्रम में हो, और कोई 1 या 2 या 3 जो भी संख्या हो फिक्स हो, निश्चित हो, और दूसरी संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रिपीटेशन हो, जिसको अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। ये अपरिमेय संख्या का प्रारूप होता है, अपरिमेय संख्या। ऐसी अगर कोई प्रसार दी जाए और पूछा जाए आपसे ये कैसी संख्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और भी चीज देख लेते हैं, जैसे पाई नाम सुना होगा आपने। पाई जो क्षेत्रमिति में विशेष करके यूज होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूछिएगा क्यों? कि पाई का मान जो है 22/7, जनरली तो ऐसे एक वैल्यू दिया गया है, लेकिन अगर इसका दशमलव रूप देखा जाए तो वो एक निश्चित नहीं होता है। इसके संदर्भ में कुछ विवाद भी हैं। तो ये जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि पाई कैसी संख्या है,
तो बताइएगा अपरिमेय संख्या। एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो पाई अपरिमेय संख्या है। वैसा दशमलव प्रसार जो अनुस्थानीय अनावर्ती रूप में हो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकाला जा सके वो अपरिमेय होगा। इसके बाद और भी अपरिमेय का स्वरूप होता है, जैसे एक परिमेय और एक अपरिमेय का संबंध जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, इस स्वरूप का हो, वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। एग्जाम्पल स्वरूप 5 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, 5 रूट 7, 3 बटा रूट 5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच कभी भी संबंध स्थापित की जाए तो वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। हमारा जो है टॉपिक है वास्तविक संख्या। आपके जेहन में बहुत पहले से क्वेश्चन उठ रहा होगा, वास्तविक संख्या होता क्या है? तो वास्तविक संख्या क्या है? तो एक साथ ली गई परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी अगर एक बॉक्स में हम परिमेय और अपरिमेय दोनों की पूरी संग्रह को संग्रहित कर दें तो जो कलेक्शन हमें मिलेगा वो क्या होगा? वास्तविक संख्या, रियल नंबर होगा। जनरली जितना भी आप संख्या के बारे में अभी तक 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। ऊपर जितनी भी संख्याएं हम पढ़ें सब वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में याद रखना है परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का मिला जुला स्वरूप होता है। दोनों प्रकार की सभी संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं। पूर्णांक बार बार आप मिल रहा है। पूर्णांक जेहन में भी आपके आ रहे हैं, ये पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक जो है दो शब्दों के मेल से बना है, पूर्ण प्लस अंक, यानी ये पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकने वाली वैसी संख्याएं जिसके अंतर्गत शून्य, प्राकृत संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो पूर्णांक कहलाती हैं। यानी पूरा पूरा संख्या होना चाहिए, चाहे वो शून्य हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या फिर माइनस में -1 हो, -2 हो, -3, पूरा पूरा होना चाहिए। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा संख्या होना चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए। वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है? पूर्णांक में क्या क्या शामिल होता है? तो शून्य शामिल होता है, प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है? याद रखिएगा। पूर्णांक के संग्रह को प्रायः जेड से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन भी बनता है, आगे के वीडियो में हम आपको सारा सिंबल लेके आएंगे। इसके बाद एक और संख्या मिलता है संपूर्ण संख्या। हालांकि इसका यूजेज कम मिलता है लेकिन मिलेगा आपको। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे हमें मिलता है 6 और 28। सामान्य तौर पे ये दो ऐसी संख्याएं हैं, और भी होंगी जानकारी में, ये दो अभी हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्या के मापदंड को पूरा करती है। क्योंकि 6 का अगर हम देखते हैं फैक्टर 1, 2, 3, 6, अगर इन सभी फैक्टर को जोड़ दिया जाए तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, इस संख्या के क्या हो गया? दोगुना। वैसे ही 28 का देखते हैं फैक्टर 1, 2, 4, 7, 14, 28, इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो 1 और 2 3, 4, 7, 7, 14, 14, 14, 28, 28, 28, 56, यानी इसका दोगुना। तो जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो वो क्या कहलाता है? संपूर्ण संख्या कहलाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो कि जानकारी के दृष्टिकोण से अच्छी हैं, कुछ अन्य रोचक तथ्य हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो याद रखिएगा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो याद रखिएगा 10th बोर्ड में भी पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी इसके लिए आपको दोनों संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है?
भाज्य और अभाज्य। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारे पास है दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसे छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो सम के साथ साथ अभाज्य हो। ठीक है, आगे दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो अनंत, अपरिमित, असंख्य, या ऐसा भी पूछा जाता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। तो उसका भी आंसर सेम होगा, अनंत, अपरिमित, असंख्य। ठीक है, सम संख्या का अगला पॉइंट है हमारा, सम संख्या का वर्ग अथवा घन, साथ ही वर्गमूल अथवा घनमूल क्या होता है, सदैव सम होता है। अगर सम संख्या का स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट करें, या क्यूब करें या क्यूब रूट करें, हमेशा सम होता है। वही कंडीशन होता है विषम के साथ, विषम संख्याओं का वर्ग करें या वर्गमूल करें, कहें घन करें या घनमूल निकालें, क्या होता है, विषम होता है। इसके बाद है हमारे पास पाई। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि 22/7, 22/7, क्योंकि पाई का सामान्य वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है। 22/7 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय होगी। ये क्या होगी, परिमेय। अगर पाई सांकेतिक रूप में पूछे तो ये अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय है। ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ये चीज को ध्यान रखिएगा। आगे संख्या पद्धति से रिलेटेड चीजों की जानकारी अगले पार्ट में हम प्राप्त करेंगे, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।